हवाई जहाज की आवाज आ रही होती है तो ये सुन रहा होता है। ऐसे ही कहते हैं ना, ढोल की यस आवाज भी सुन लेता है, ट्रैफिक की ऊंची आवाज भी सुन लेता है। तो जिनको क्या होता है, प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होता है, तो डेफिनेटली जिनकी डीबी 100 से 90 डीबी के जो साउंड होते हैं वो लाजमी सुन लेते हैं। क्लियर है। जेट प्लान जो है, जेट या जो हवाई जहाज होता है उसकी 120 से 160 डीबी होती है इंटेंसिटी। आपने अगर चेक करनी है तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशन की कितनी होती है, 60 डीबी, ये याद रखने वाली बात है। अब ये देखें, ये क्या है, ऑडियोग्राम फेमिलियर साउंड्स है। ऑडियोग्राम में हम क्या चीजें, एक तरफ इंटेंसिटी होती है और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी। 0 डीबी से लेकर 120 डीबी और दूसरी साइड पे 125 हर्ट्ज से लेकर 8000 हर्ट्ज तक, जो कि हमारी नॉर्मल स्पीच की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इससे ये आपको नजर आ रहा है कि जो हमारे स्पीच साउंड होते हैं, पा बा टाडा कागा साजा, जो मैंने कल पढ़ाए थे, ये कहाँ लाई करते हैं। दैट्स मीन, अगर क्या है, अगर किसी को मॉडरेट डिग्री का हेयरिंग लॉस है तो वो सारे साउंड मिस कर देगा, सारे साउंड मिस कर मिस कर देगा। और अगर किसी को माइल्ड डिग्री का हेयरिंग लॉस है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मिस कर देगा। माइल्ड डिग्री 40 तक होती है, तो आप 40 तक देखेंगे तो वो कौन से साउंड का गा पा पा चा जा पा सा था सारे मिस करेगा, उसको ये सुनाई नहीं देंगे हेयरिंग एड के अलावा। हुई क्लियर बात, या ऊंचा आपको बोलना पड़ेगा। अब अगर किसी को मॉडरेट डिग्री का हेयरिंग लॉस है तो वो बच्चे के रोने की आवाज सुन सकता है, डॉग की आवाज सुन सकता है, पियानो की आवाज सुन सकता है, जेट की आवाज सुन सकता है, मोटरसाइकिल की आवाज सुन सकता है। ये सारी साउंड जो नीचे पड़ी है वो सारी सुन सकता है। ये एक साइड पे नॉर्मल हेयरिंग का बना हुआ है। नॉर्मल हेयरिंग जो है कहाँ से कहाँ तक होती है, ये भी मैंने भेजा था बनाना स्पीच। ये है माइल्ड डिग्री और मॉडरेट। मॉडरेट वाले देख रहे हैं सारे कंपोनेंट मिस कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के सारे कंपोनेंट। और सुयर वाले बिल्कुल ही मिस कर रहे हैं, और प्रोफाउंड वाले। किसी का अगर नॉर्मल है यानी 20 डीबी तक है तो फिर वो सारे साउंड जो है सुन लेता है। इसको बनाना स्पीच कहते हैं। बनाना के साउंड 20 से लेकर 40 के दरमियान घूमते हैं। 20 डीबी से लेकर 40 डीबी के 40 दरमियान सारे साउंड, यानी तकरीबन 50 डीबी, 20 से 50 डीबी के दरमियान सारे साउंड होते हैं। वही साउंड जो हमने कल पढ़े थे, किसमें, ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर। इस बात की समझ आई? इससे कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर नहीं तो हम पीआईसी का ये जब ऑडियोग्राम पढ़ेंगे तो फिर और ज्यादा चीजें बेटर समझ आ जाएंगी। कल हम ऑडियोग्राम ही पढ़ेंगे, ठीक है। सर बनाना के साउंड 20 से 40 तक होते हैं। क्या? बनाना के साउंड जो होते हैं वो 20 से 40 तक। 20 से 40 तक यही साउंड जो है, ये साउंड से हमें पता चलता है कि हम जो साउंड सुन लेते हैं और जो नहीं सुन सकते उनमें क्या डिफरेंशिएशन है, कौन सी डिग्री का हेयरिंग लॉस होता है तो कौन से साउंड नहीं सुन सकते। और इसमें और एक चीज ये है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है उनका इंटेंसिटी लेवल कम होता है, और जो लो फ्रीक्वेंसी है उनका इंटेंसिटी लेवल ज्यादा होता है। देखिए एन कहाँ है, 50 पे है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 300। ठीक है। और एस यस कहाँ है, 8000 पे होता है वैसे ये, इसने थोड़ी सी शायद मिस्टेक कर दिया, लेकिन यहाँ भी हो सकता है। 7-8 हजार पे अगर है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 30 डीबी। तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो होते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती है, और लो फ्रीक्वेंसी साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि अगर किसी को प्रेस बाय क्यू से जाए तो आप उसको बा बा बोलेंगे, बा साउंड आप देख रहे हैं कहाँ खड़ा है, बा बा बोलेंगे तो फिर क्या होगा, वो सुन लेगा। लेकिन अगर अगर उसको हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की मिक्सिंग से बोलेंगे तो फिर उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है। यस सर। एक साइड पे डिग्री है, इधर शो हो रही है नॉर्मल डिग्री और माइल्ड और मॉडरेट और सुयर और प्रोफाउंड डिग्री हियरिंग लॉस। इससे आपको ये भी पता चलता है कि माइल्ड की रेंज क्या है, मॉडरेट की क्या है, सुयर की क्या है और प्रोफाउंड की क्या है। ये है ऑडियोग्राम। अब इसी के ऊपर अगर किसी की कर्व जो है वो 10 से लेकर आ रही है, 10 के दरमियान आ रही है, 10-20 के दरमियान एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन, तो इसका मतलब है वो सारे साउंड सुन रहा है, ऐसे ही है। और अगर किसी की 40 से आ रही है 50 के दरमियान, तो इसका मतलब है वो कुछ साउंड सुन रहा है और कुछ साउंड नहीं सुन रहा।
उसको माइल्ड से मॉडरेट डिग्री का हेयरिंग लॉस शो हो रहा है। तो यही चीज आप देखते हैं ऑडियोग्राम के ऊपर। ये यहाँ से पता चलता है कि डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस कैसा है, और टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस कैसे पता चलता है, वो ऑडियोग्राम हम जब पढ़ेंगे कल तो फिर उसे पता चलेगा कि कैसे हम डिग्री देखते हैं और कैसे टाइप देखते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले हेलो मुझसे। जी जी। सर बस मुन्ना को ज्वाइन करे, वो मैसेज कर रही है। क्या? सर बस मुन्ना को ज्वाइन कर ले, उधर वो मैसेज कर रही है व्हाट्सएप पे। आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंची ऊंचा बोले जरा। वो कह रहे हैं कि समीना को ज्वाइन कर ले, वो मैसेज कर रही है व्हाट्सएप। अच्छा, समूना को ज्वाइन करेंगे, यही तो मैंने कहा कि जब टाइम होता है तो कोशिश किया करें आ जाया करें। चलें मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। चलें, एचआई वालों का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर जो है हम क्या कहते हैं और पीआईसी वालों की क्लास स्टार्ट कर। समूना कहाँ है? समूना समूना आ गई। सादिया नहीं आई, सादिया उसको कोई टेक्स्ट कर दें। आप लोग रोज क्लास ले लेके थक तो नहीं जाते हैं? नहीं सर। नहीं क्लास में गैप नहीं ले लिया करें अगर थक जाते हैं तो। नहीं सर, जितनी तैयारी हो जाएगी बेहतर है। तैयारी तो सारी हो ही जानी है, सारा कुछ ही पढ़ ही लेंगे। अच्छा, कल जो है एचआई वालों का फिर जो है इसी को हम एवेल्युएट करेंगे, रिपीट करेंगे और आपसे क्वेश्चन करूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछूंगा और वैसे क्वेश्चन जो है वो भी अगर हुए तो वो भी आपको दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है सर। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड और फोनेटिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको भेजूंगा, ठीक है ना? सर मैंने 10 ज्वाइन किया, उससे पहले आपने क्या पढ़ाया है? आप ज्वाइन किया है? 10 मिनट लेट किया मैंने। पहले हमने कल पढ़े थे एडिटरी फोनेटिक्स, सॉरी कौन से पढ़े थे? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स हमने पहले पढ़े हुए हैं, वो ये यार सारे की स्ट्रक्चर जो है वो ऑडिटरी है कि कैसे एडिशन होती है, कैसे साउंड वेव जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाती है पहले, फिर मैकेनिकल इनिशियल पे, और शुरू में आउटर ईयर में अकाउस्टिक एनर्जी होती है, मिडल में मैकेनिकल, और फिर इनर में और किस तरह ब्रेन में प्रोसेस करती है। उससे पहले कल हमने क्या पढ़े थे? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे बा, कैसे टा, कैसे गा। और आज हमने बाकी जो पढ़ा वही है जो आपने पढ़ा है, अकाउस्टिक फोनेटिक, पिच फ्रीक्वेंसी और क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ वगैरह, और कुछ भी नहीं है ठीक है बीच सर। में पढ़ा हमने। हाँ, इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कल फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये सब आप देख लीजिएगा। बाद में भी कोई सर अगर क्वेश्चन आपके है पास तो पूछ सकते। क्वेश्चन हो तो सेंड कीजिएगा, हमें अंदाजा हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, इनको पढ़ के आपको क्या अंदाजा हुआ है? अभी पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। सर अभी तो हुआ है ना, मतलब फिर थोड़ा सा माइंड में आ जाता है कि इसमें हाँ से इतने मुश्किल नहीं आते, यही होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या, यूनिट पूछता है या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेज द वॉल्यूम मीन रेज द एम्पलीट्यूड, रेज द फ्रीक्वेंसी, रेज द पिच, रेज द फला चीज। तो रेज द वॉल्यूम मीन क्या है? रेज द मदर आस्क्ड द चाइल्ड टू रेज द वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है? उसने किस चीज को रेज करने को कहा है, किस चीज को बढ़ाने को कहा है? एम्पलीट्यूड को। ठीक है, यस सर। इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। या यही पूछेगा कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड ऑडिटरी फोनेटिक्स, अकाउस्टिक फोनेटिक, या क्या कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड, तो आपको पता है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड कौन से फोनेटिक होते हैं? अकाउस्टिक फोनेटिक। बस इसी तरह के सवाल करेगा, और कौन से क्वेश्चन करना है। ठीक है सर। अगर गौर से सुनना है तो लेक्चर वैसे ही आपको आंसर आ जाने चाहिए, सिर्फ गौर से अगर सुना हुआ है। सर सुनते भी हैं, लिखते भी हैं। गुड, फिर तो ठीक है। सही हो गया, चलें फिर ठीक है, पीआईसी का पढ़ते हैं। पीआईसी वाले आ गए? ठीक है सर। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।
ठीक है, टेस्ट ठीक ही था आप दोनों का। और सादिया तो पार्टिसिपेट नहीं करती है, उसे भी थोड़ा सा मोटिवेट करें। मैं चाहता हूँ जो लोग आए हैं तो वो उनका टेस्ट इंटरव्यू क्लियर हो और जो है बैठे हो सारे पोस्टों पे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर इतनी मेहनत की जाती है तो उसका बेनिफिट भी तो होना चाहिए डेफिनेटली। जी उसको जी भी थोड़ा मोटिवेट करें और उनसे कहें कि किधर होती है वो आ जाया करें। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। जी एट्रोफी वेस्टेज को कहते हैं मसल को, और स्पाइनल मस्कुलर मतलब स्पाइन के एरिया के जो मसल्स होते हैं या लोअर मोटर न्यूरॉन के जो मसल्स होते हैं उनकी जो है वेस्टेज को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। ये क्या है? बेसिकली डीजनरेशन ऑफ मोटर नर्व सेल ऑफ द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। जो सामने वाला हिस्सा होता है स्पाइनल कार्ड का, उसके जो नर्व सेल होते हैं उनकी डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। रीजनरेशन और डीजनरेशन का फर्क समझते हैं ना, कि मसल जो है जब हमें रीजनरेशन कोई दोबारा बनना और दोबारा, और डीजनरेशन डीजनरेशन का नुकसान वेस्टेज हो जाना, लॉस वेस्टेज हो हो जाना। जाना, वेस्टेज हो जाना। पर ये भी ज्यादातर जितने भी मस्कुलर डिजीजेस हैं ये प्रोटीन डेफिशिएंसीज की वजह से होती हैं, किसी भी टाइप की प्रोटीन की वजह से। उसकी जी जी वजह ये है कि जितने भी मसल्स हैं उनको बिल्ड करने में किसका रोल होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का। प्रोटीन का, ठीक है। ये ज्यादातर ब्रेन स्टेम, मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स और मोटर नर्व सेल्स जो है इसके एरिया के डीजनरेट होते हैं। ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड के इंटीरियर हार्न के जो सेल्स है वो ज्यादातर नर्व सेल वो डीजनरेट्स होते हैं। इसमें ज्यादा जो है क्या कहते हैं, जो वेरडिंग होफमैन डिजीज है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की, वो ज्यादा रैपिडली इफेक्ट करती है और बच्चे फौरन डेथ हो जाते हैं। ये सुई कौन टाइप सी? होती है। और जो वेरडिंग होफमैन डिजीज, वेरडिंग होफमैन डिजीज, और जो कोगलबर्ग वेल्ड्रन डिजीज है वो जरा कम इफेक्टेड होती है और उसमें लोग लॉन्ग एज तक लाइफ उसकी गुजार सकते हैं। इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, characterized सर by वेल्डिंग progressive। होफमन सर तो आगे वेल्डिंग होफमन डिजीज। पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं। उसको आगे स्लाइडों में आएगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम करेंगे, सामने होगी तो फिर रीड करने में भी आसानी होगी। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर characterized by progressive weakness of body muscles due to the damage to the lower motor neuron। ज्यादातर बॉडी मसल को डैमेज क्या करते हैं, वीक करता है। कहाँ? लोअर मोटर न्यूरॉन। कैसे वीक करता है? क्योंकि मोटर न्यूरॉन ही इनरवेट करते हैं। जब इनरवेट नहीं करते तो डेफिनेटली जो मसल्स हैं वो उनका वेस्ट शुरू हो जाता है। काज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन इन्वॉल्विंग इन सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन्स। जो सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन्स हैं उनमें इशू होता है। बेसिकली ईच इंडिविजुअल हैज 2 SM सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन्स। हर बंदे के अंदर 2 सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन्स होते हैं। तो उनमें से अगर एक का या दोनों का इशू होता है तो फिर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है। सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन्स क्या होता है कि जो मोटर न्यूरॉन है उनको सर्वाइव करते हैं, उनकी रीजनरेशन करते हैं। और अगर नहीं करते या कम होते हैं, एक होता है, तो फिर रीजनरेशन सही ना होने से डीजनरेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है। कौन से एरियाज को डैमेज करते हैं? ब्रेन स्टेम को डैमेज करते हैं और इंटीरियर हार्न ऑफ द स्पाइनल कार्ड को डैमेज करते हैं, यानी मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन वाले एरियाज को जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी रीजनरेशन होती है। सर मेल फिर तो इनकी मूवमेंट भी, मसल्स भी और ब्रीथिंग भी, स्वेलविंग भी, सारा कुछ इफेक्ट होगा। वेरी गुड, यही असल बात है जो समझने वाली है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको सारी डिजीज की समझ खुद ब खुद आ जाएगी। डेफिनेटली जब यहाँ मसला होगा तो हर जगह से मसला होगा। मोबिलिटी ठीक है इशू करेगी, राइटिंग इशू होगी, हाँ स्टर्न जी नहीं कर राइटिंग, सकेगा, स्वॉलोइंग के इश्यूज होंगे, बैक पेन थ्रॉट होगी, के इशू फूड होंगे। हाँ कफ जी होगी, स्पीच स्लर्ड स्पीच होगी, चेस्ट के प्रॉब्लम होंगे, ब्रीथिंग के रिस्पायरेशन के इश्यूज होंगे, सीजर होंगे। ये सारे मसले होंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में। क्लियर है? जी ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। हेलो। जी सर ठीक है, वो अजान हो रही थी इसलिए मैंने म्यूट किया। अच्छा, मेल आर्म एंड
अफेक्टेड मोर देन फीमेल। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में भी जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरह मेल ज्यादा इफेक्ट करते हैं, फीमेल कम इफेक्ट होती है। इसके सर अगर हम इसमें भी कैरियर फीमेल है? इसके अंदर दोनों जीन में से कोई भी कैरियर हो सकता है। दो जी जीन होते हैं ऐसे जो सर्वाइवल करते हैं, मेल और फीमेल दोनों की तरफ से। रिसेसिव है, आपने देखा ऑटोसोमल रिसेसिव है। रिसेसिव का क्या रिसेसिव मतलब है कि दोनों तरफ से आ सकता है, डोमिनेट नहीं है, रिसेसिव डिजीज। ठीक है। SMA टाइप 1 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की 4 टाइप्स होती हैं, 1 2 3 4। जो 1 है वो ज्यादा एक्यूट होती है। एक्यूट समझते हैं? क्रोनिक और एक्यूट में क्या फर्क होता है? क्रोनिक वो सर। होती है जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म चलती है, और जी जी एक्यूट वो होती है जो इसका शदीद, जैसे आपको दमा है तो शदीद अटैक हुआ और फिर आप नॉर्मल हो गए, तो ये एक्यूट अटैक था। ठीक है। और अगर क्रोनिक है कि हर टाइम ही आपको मसला रहता है, हर टाइम पंप लगाए रखते हैं, बफ लगाए रखते हैं, तो वो क्रोनिक है। एक्यूट सर, शदीद ये अटैक एक्यूट है, करता ये है। क्यों कॉमन है? क्या चीज? ये जो इसके फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप जो है एक्यूट है और इन्फेंटाइल यानी बच्चों में ज्यादातर इफेक्ट करती है SMA1। ठीक है। जी जी बच्चों में इफेक्ट करती है और एक्यूट डिजीज है, फौरन अटैक करती है और रिवर्ट भी हो जाती है। दूसरी जो टाइप है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की, वो क्रोनिक है और वो भी बच्चों में होती है लेकिन क्रोनिक होती है। जो SMA3 है वो क्रोनिक है और जो भी नाइल्स में होती है यानी फीमेल्स में होती है। ठीक है। और जो चौथी टाइप है वो अडल्ट होती है, ऑनसेट कोई भी उसका हो सकता है। जो चौथी टाइप्स है वो ज्यादातर अडल्ट में होती है। क्लियर है क्लासिफिकेशन? 4 टाइप्स। पहली दोनों बच्चों में, पहली एक्यूट है, दूसरी क्रोनिक है, तीसरी जो है वो क्रोनिक है लेकिन औरतों में होती है, और चौथी अडल्ट में होती है, अडल्ट मेल भी और फीमेल। इसकी काजेस जेनेटिक होती हैं। ऐसे में यूजुअली इनहेरिटेड है। दैट्स मीन दैट बोथ पेरेंट्स must have an altered mutation or missing copy of the genes। मैंने कहा कि हर बॉडी में 2 जीन्स होते हैं। कौन से जीन? जो क्या करते हैं? SM सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन, जो जीन्स होते हैं सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन की, वो 2 होते हैं। तो किसी एक जीन में से एक कॉपी मिस हो जाए तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो सकती है। जी जी इन्वॉल्व इन द डिसऑर्डर फॉर अ चाइल्ड टू डेवलप इट। डेवलपमेंट की पीरियड में ज्यादातर चाइल्ड में इफेक्ट करती है। मोस्ट केसेस ऑफ SMA आर caused by a deficiency of special protein called SMN। सर्वाइवल ऑफ मोटर न्यूरॉन की जो प्रोटीन है उसी में ही मसला होता है, जो कि पहले ही मैंने बताया। मोटर न्यूरॉन नीड दिस प्रोटीन टू फंक्शन। उनको अपना फंक्शन और रीजनरेशन के लिए इस प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन जब ये कम होती है या मिस होती है तो डेफिनेटली रीजनरेशन नहीं होती, बल्कि मोटर न्यूरॉन की डीजनरेशन से कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं और ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। क्या है? प्रोग्रेसिव डिजीज है। ठीक है। स्पाइनल जी सर। मस्कुलर एट्रोफी जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरह प्रोग्रेसिव डिजीज प्रोग्रेसिव है। डिजीज। When each parent passes into their child a chromosome with a muted or missing SN gene, the protein produces a motor neuron die leading to SM। जब एक आध कॉपी मिस होती है तो SMA काज होती है। ठीक है। जी सर। इसकी अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, ये तो क्या प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन होती है। इसके अंदर SMA जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है एक जीन की, नर्व सेल इन द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन स्टेम और जो है स्पाइनल कार्ड के जो नर्व सेल हैं वो इसमें वेस्टेज उनकी होती है, एट्रोफी उनकी होती है। एट्रोफी का मतलब होता है वेस्टेज। स्पाइनल का मतलब होता है स्पाइनल एरिया, और मस्कुलर का मतलब होता है मसल्स, यानी स्पाइनल एरिया के मसल के की मसल वेस्टेज होती है स्पाइनल वेस्टेज। मस्कुलर एट्रोफी। ठीक है। विच जी जी कंट्रोल एसेंशियल वॉलंटरी मसल एक्टिविटीज, जो कि ज्यादातर वॉलंटरी मसल एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं।
क्योंकि हमें जाहिर वॉलंटरी पे ही होती है, इनवॉलंटरी में तो जो चल रहा होता है वो हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए ये भी कहते हैं वॉलंटरी एक्टिविटी लाइक स्पीकिंग, वॉकिंग, ब्रीथिंग, swallowing, निगलना, बोलना, चलना और सांस लेना इन एरियाज को ज्यादा इफेक्ट करती है। When there are disruption in this signal between LMN and muscles, जब क्या होता है जो मसल इनर्वेट कर रहे होते हैं तो सिग्नल में डिस्ट्रप्शन हो जाती है। मैंने कहा ना कि ये जो नर्व्स हैं इनर्वेट करती हैं, ये एरियाज मसल को इनर्वेट करते हैं तो तब मसल मूव करते हैं। जब नर्व डैमेज होगी तो इनर्वेट नहीं करेगी तो मसल ऑटोमेटिक क्या होगा, मूव डैमेज हो नहीं जाएगा। करेगा, मूव नहीं करेगा। तो क्या कहते हैं, वो यही कह रहा है कि जो सिग्नल है उनका इशू हो जाता है, डिस्ट्रप्शन हो जाती है। The muscle gradually weak and maybe begin wasting, weak होते जाते हैं और फिर waste होते जाते हैं, away from the developed uncontrollable twitching called fasciculation। fasciculation होती है यानी जो uncontrollable twitching होती है। मसल ट्विचिंग समझते हैं, जैसे ये बूढ़े लोग ऐसे सर हिलाते रहते हैं या क्या कहते हैं हाथ हिलाते रहते हैं, ट्विच करते रहते हैं मसल्स को, तो इनमें भी अनकंट्रोलेबल ट्विचिंग होती है। which there are a disruption in the signal between the lower motor और upper motor न्यूरॉन के जो सिग्नल है उनमें डिस्ट्रप्शन हो जाती है। the limb muscle develop stiffness called spasticity, जो limbs हैं उनमें ज्यादातर spasticity आ जाती है। limbs कौन से, हाथों और पाँव में खिंचाव आ जाता है। movement becomes slow and effortful, जो मूवमेंट है वो स्लो होती है और आपको चलने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। knee and ankle jerks become overactive, जो नीज और एंकल्स हैं वो उनकी जर्किंग होती है, ओवर एक्टिव हो जाते हैं। SM1 स्पाइनल मस्कुलर, ये तो एक जनरल ओवरव्यू था जो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में होता है। SMA1 जो टाइप है इसमें मैंने क्या कहा था कि ये वार्डिंग हुफमैन डिजीज है जो कि ज्यादातर इन्फेंट को करती है और क्या होती है, एक्यूट होती है। क्या होती है, एक्यूट होती है। एविडेंट बाय द टाइम एट चाइल्ड इज 6 मंथ ओल्ड प्रेजेंट में, ये ज्यादातर 0 से 6 में ज़ाहिर होती है। हाँ 6 मंथ में जाहिर होती है, 0 से 6 मंथ में। हाइपोटोनिया होता है, क्या होता है हाइपोटोन, मसल की टोन जो है लो हो जाती है। डिसमिस्ड लिम्ब मूवमेंट, जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। लैक ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो टेंडन है या रिफ्लेक्सेस है वो भी सही से क्या कहते हैं फंक्शन नहीं करते। वेसिकुलेशन होती है, ट्रेमर होते हैं, जैसे मैंने कहा ट्विचिंग होती है और swallowing भी बार दफा हो जाती है, सूजन भी। फीडिंग डिफिकल्टीज होती हैं और ब्रीथिंग डिफिकल्टी, बच्चा निगलने में मसले होते हैं और किसमें होता है, ब्रीथिंग में। मैंने आपको पहले कहा था कि सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट होता है और जब वो ब्रेन स्टेम को डैमेज करता है तो दैट्स मीन ये मतलब होता है कि सर्वाइवल रेट बहुत कम हो गया। सर इसमें अगर ये होगा मसला मतलब पट्ठों का शुरू से ही, तो फिर इसमें तो स्लोसियस नहीं हो जाएगा? क्या चीज, स्कोलियोसिस? जी स्कोलियोसिस की बात कर रही है, हाँ वो भी होता है। लेकिन अब ये देखिए मैंने आपको कहा था कि जिनको सीए होता है यानी फालेज होता है और उनकी ब्रेन स्टेम डैमेज होती है तो वो फौरन मर जाते हैं, ऐसे ही कहा था ना, उनका लाइफ स्पान नहीं बढ़ सकता। मूवमेंट डॉक्टर कहते हैं कि ये 2 दिन का 1 दिन का मेहमान है। लेकिन ये भी वही एरिया है, लेकिन ये क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव कर रहा है इसलिए थोड़ा सा लाइफ स्पान देता है, लेकिन ज्यादातर जल्दी मर जाते हैं बच्चे, स्कूल एज से पहले ही मर जाते हैं। ये वाले बच्चे जो SMA1 के साथ होते हैं स्कूल जाने से पहले ही मर जाते हैं, इसलिए आपको इन बच्चों से काम नहीं करना होता इनके साथ। क्लियर है? इसको कौन सी डिजीज कहते हैं टाइप 1 को? वर्डिंग हुफमैन डिजीज, जो कि some child also develop scoliosis or other skeletal abnormalities, कुछ बच्चों में scoliosis भी होता है और skeletal issues भी हो सकते हैं। respiratory failure हो जाता है before the age of 2, तो 2-3 साल में ही उसका respiratory failure होने से डेथ हो जाती है। the survival rate in individual type 1 has increased in the recent years in rational of the overall trend toward more protective clinical care। ये कहते हैं कि उसका 1 साल जो है और बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं कि शुरू में यही कहते हैं कि 2-3 साल बाद डेथ हो जाती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जब से क्लिनिकल
केयर आई है तो उसका जो लाइफ स्पैन है थोड़ा सा इंक्रीज, थोड़ा सा होगा, 6 महीने हो जाएगा, 2 साल की बजाय 2.5 साल में मर जाएगा ये 3 साल। ठीक है। जी जी। दूसरी है SMA टाइप 2, द इंटरमीडिएट फॉर्म। ये इंटरमीडिएट, वो सुई थी, ये जरा इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, यूजुअली बिगिन बिटवीन 6 एंड 18 मंथ अवे। वो 0 से 6 मंथ में शुरू होती थी, ये 6 मंथ से लेकर 18 मंथ में शुरू होती है। चाइल्ड में बी एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट। 6 मंथ का बच्चा सिट करता है तो डेफिनेटली बच्चे की सिटिंग नॉर्मल होती है, अनएबल टू स्टैंड और वॉक, लेकिन वो बच्चा चल या वॉक नहीं कर सकता, क्योंकि 6 महीने के बाद जब स्टार्ट हो जाती है तो वही उसका वॉकिंग पीरियड होता है साल वाला, तो वो वॉक नहीं कर सकता और ना ही सर ये खड़ा सेकंड होता किस्म है। को डोपाविटिस डिजीज भी कहते हैं बोला? सेकंड टाइप को डोपाविजिट डिजीज भी कहते हैं? मे बी, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। डोपो विजिटो विजिट देख लेंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकता, देख के बता दूंगा कि टाइप 2 को हाँ कहते मैं हैं लिख या। के सेंड कर दूंगी, ठीक है। ठीक है। एबल टू सेट नहीं कर सकता, बबलर वीकनेस कंबाइन विद swallowing difficulties can lead to reduced weight gain in the some children। क्योंकि बच्चा खाता नहीं तो वेट जो है वो भी रिड्यूस होता है। डिफिकल्टी विच कफिंग, कफ आती है, सिक्रीशंस आती हैं ट्रैकिया से। फाइन ट्रेम्बलिंग नो एज फैसिलिटेशन, ट्विचिंग होती है, ट्रेम्बलिंग होती है मसल्स की। कैन सफर फ्रॉम स्कोलियोसिस, जिनको भी स्कोलियोसिस भी होता है, और कंट्रैक्चर एज द एज, और कंट्रैक्चुअर्स भी होते हैं, जैसे किस में होते हैं, सेरिब्रल पाल्सी में। मैंने कहा था कि वो होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है मसल्स की, तो राइटिंग के इश्यूज आते हैं। द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज इज वेरिएबल, वेरिएबल है प्रोग्रेशन इसकी, किसी में स्लो प्रोग्रेस है और किसी में ज्यादा तेज प्रोग्रेस है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से लेकर 40 साल तक इनकी हो सकती है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली स्कूल एज में आते हैं बच्चे। तीसरी टाइप है, तीसरी टाइप कौन सी है? कोगलबर्ग है, वेल्ड्रन्स वेल्ड्रन डिजीज। डिजीज। कोगलबर्ग वेल्ड्रन डिजीज अपीयर बिटवीन द 2 to 17 ईयर। ये जरा उससे लेट आती है, 2 साल से 17 साल की एज में कहीं भी आ सकती है। इसमें नॉर्मल गेट होती है, चलने में इशू आता है, डिफिकल्टी रनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि 2 साल बाद बच्चा रनिंग करता है। क्लाइंबिंग द स्टेप, दरख्त पर या चेयर पर या सीढ़ियों पर उसको चलने में चढ़ने पे दुश्वारी होती है। और फाइन ट्रेमर ऑफ द फिंगर, इनकी जो फाइन मोटर्स हैं उनको वो ज्यादा ट्रेमर करती हैं, ट्विचिंग करती हैं। द लोअर एक्सट्रीमिटीज आर मोस्ट ऑफन अफेक्टेड, इसमें ज्यादातर लोअर लिम्ब जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडेड स्कोलियोसिस होता है, जॉइंट कंस्ट्रक्शंस होती है, कंस्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और स्कोलियोसिस भी होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, मसल सर की ये टोन जो है वो, कंस्ट्रक्शंस में क्या होता है? मसल कंस्ट्रक्चर ये होते हैं, ये जो आर्टरीज गुजर रही हैं वो इरेगुलर उनकी ग्रोथ हो जाती है। जब 2 फिंगर के दरमियान उसकी ग्रोथ हो जाएगी तो फिंगर के दरमियान गैप होगा। ठीक है, इसी तरह जो है अंगूठा और दूसरी उंगली में भी गैप आएगा और साथ लग नहीं पाएंगी कंस्ट्रक्चर की वजह से, जिसकी वजह से वो तो राइटिंग फिर की चीज भी इश्यूज नहीं होंगे। सही पकड़ी जाएगी ना, राइटिंग हाँ, इशू भी होंगे। डेफिनेटली राइटिंग के इशू होंगे, ईटिंग के इशू होंगे, खा नहीं सकेगा बच्चा। पेंसिल इंडिविजुअल विद होल्डिंग में SMA मसला टाइप होगा। 3 definitely may prone to respiratory infections but care have a normal lifespan। normal lifespan जो है ये ज्यादातर गुजारते हैं। और फिर टाइप 4 जो है ये 18 साल से लेकर 50 साल तक होती है, ये ज्यादातर अडल्ट में आती है टाइप 4। सिम्टम इसकी जो होती है वो भी मसल वीकनेस, वेस्टेज होती है, ठीक है, ट्विचिंग भी होती है। इसका प्रोग्नोसिस जो होता है माइल्ड होता है, और ये लोग जो है वैसे ही इनका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है, क्योंकि वैसे 18 से 50 के दरमियान आती लेट है। इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट फॉर्म होती है। इन टाइप 4 SM इंडिविजुअल शुड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन इंप्रूव विद द रिहैबिलिटेशन से इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। इनको डायग्नोज कैसे करते हैं? जेनेटिक टेस्ट से। शुरू में आपको वो प्रोटीन टेस्ट कर लें, सर सारी SMA इस वाली। ऐसे ऐसे डायग्नोज करेंगे सारी टाइप्स को, मतलब पूरी डिजीज को इसको? डेफिनेटली उसी ऐसी डिजीज होंगी ना, बेसिकली तो वही होती है, SMA की डेफिशिएंसी तो होती है ना, तो कब ये बाद की बात है, लेकिन डेफिशिएंसी स्टार्ट तो वही होती है, उसी जीन में होती है। ठीक है, तो उसे उस जीन की प्रोटीन से करेंगे या फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी
होगी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में किसी मसल की बायोप्सी लेंगे, उससे पता चलेगा कि उस सर प्रोटीन का इसमें लैक डीएनए है। टेस्ट भी होता है? डीएनए टेस्ट भी हो सकता है, डेफिनेटली। डीएनए के अंदर भी पूरा स्ट्रक्चर मौजूद होता है ना। जेनेटिक टेस्ट डीएनए से आप जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसकी इंटेलिजेंस से, उसकी ताकत से, उसकी सारी चीजें डीएनए से प्रेडिक्ट होती हैं। किसी भी पर्सन का अगर शुरू में अगर जेनेटिक डीएनए टेस्ट कर लें तो उसकी सारी चीजें आप इनिशियल स्टेज पे प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसकी सोशलाइजेशन कैसी होगी, इसका आईक्यू कितना होगा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसी जी तरह आप जो है जेनेटिक डेफिशिएंसी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी। फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, ये टेस्ट सारे मस्कुलर प्रॉब्लम में होता है, मस्थेनिया ग्रेविस में भी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी। मैंने बताया था कि मसल्स की बायोप्सी लेके फिर मसल की स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन इसकी कैसे हो सकती है? ऑक्यूपेशनल एंड फिजियोथेरापी जरूरत होगी पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जॉइंट जो मोबिलाइज हो जाते हैं उनको इमोबाइल करने के लिए, और जो है स्लो करने के लिए एट्रोफी को। मसल को डेली बेसिस पे स्ट्रेंथन करेंगे तो उसकी जो प्रोग्रेस रेट है वो स्लो होगा। स्ट्रेंथन दी स्ट्रेपनिंग एक्सरसाइजेज रिड्यूस स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए भी क्या होगा, फिजियोथेरापी नीडेड होगी। रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करेगी और सर्कुलेशन को फ्लो करेगी। Sometime individual additional therapy for speech and swallowing. स्पीच थेरापी भी चाहिए होती है जब उनको किसके इशू होते हैं, निगलने के और बोलने के। निगल डिस्फेजिया होता है या फिर स्पीच के इशू होते हैं, स्लर्ड स्पीच होती है, तो स्पीच थेरापी की भी जरूरत होती है। अप्लाइंग हीट में रिलीव मसल्स पेन, और उनको जो हीट जो है प्रोवाइड करने से मसल का पेन जो है वो रिड्यूस होता है। असिस्टिव ड्राइव्स क्या यूज की जा सकती हैं? सपोर्टिव ब्रेसेस, आर्थोटेक्स, स्पीच सेंथेटाइजर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। व्हील चेयर जो है वो भी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। सर प्रॉपर स्कूलों में ये न्यूट्रिशन जो है, ऑक्यूपेशनल और फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी होती है बस? स्कूलों के अंदर जो है ज्यादातर साइकोलॉजी और स्पीच थेरापी है। जो फिजियो है और ऑक्यूपेशनल है उनकी सीटें अभी क्रिएट ही नहीं है किसी सेंटर के अंदर। ये मेरे ख्याल में जी फॉरेन जो फिजियोथेरापी है और ऑक्यूपेशनल थेरापी है उसकी पोस्टें बहुत कम सेंटरों में है। पाकिस्तान के कोई 2-4 ही सेंटर होंगे, वो भी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे जो है उनमें है। ये हमारे प्रोविजनल जो इदारे हैं इनमें कोई नहीं है सीटें फिजियोथेरापी और उसकी, सिर्फ स्पीच की हैं और साइकोलॉजिस्ट की हैं। ये बात वो ज्यादातर फॉरेन स्टैंडर्ड पे करता है तो इसलिए इनको इंक्लूड कर लेता है। जी जी आपने ऑक्यूपेशनल और फिजियो वाली चीजें खुद से ही अप्लाई करनी होती हैं इन बच्चों पे, ठीक है। आपने मैंने अभी कटिंग, कभी बटनिंग, देखा नहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपी राइटिंग हो ये कहीं आपने भी। खुद खुद सिखानी होती है। इस्लामाबाद में कुछ ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है, एक मेरा दोस्त भी है, आदम नाम है उसका, वो फेडरल के इदारे में होता है। लेकिन ये है कि यानी कम है इसमें भी। फिर टीचर ने खुद से ही करना होता है। और फिर अगर जो फिजियोथेरापी है वो भी खुद से ही करनी होती है कि चले बच्चे को थोड़ा मूव करवा ले, जॉइंट मोबिलाइज ना हो, ये वो इस लेवल तक की वो कर सकता है। सही है। सही है। इसके अलावा बैलेंस डाइट जो है वो भी उसकी जो है क्या कहते हैं लाइफ स्पान को बढ़ाती है। इसमें मेन मसले अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो क्या होंगे, प्रोग्रेसिव वीकनेस होगी, वेस्टिंग होगी, प्रॉक्सिमल मसल की मोबिलिटी इफेक्ट होगी, हिप के मसल इफेक्ट होंगे, सिटिंग वॉकिंग नहीं कर सकेगा बच्चा, गेट डिस्टर्ब होगी, चेयर जो है वो स्टीयर नहीं चढ़ सकेगा, बैक पेन होगा, फुट हैंड ट्विचिंग करेंगे, पुअर कफ होगी, स्लर्ड स्पीच होगी, swallowing डिफिकल्टी होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, डायफ्रामेटिक इश्यूज होंगे, रेस्पिरेशन के इश्यूज होंगे, मसल स्पाज्म होगा, इम्बैलेंस यानी अटैक्सिया होगा, और बाज दफा सीजर भी होते हैं यानी दौरे भी पड़ते हैं। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बच्चों में, ठीक है। जी ज्यादातर जो क्रोमोसोम 5 है उसमें डिफेक्ट होता है। कितने 46 होते हैं ना, इसमें जी क्रोमोसोम 5 जो है वो उसमें ज्यादातर डिफेक्ट होता है। उसकी जो प्रोटीन है SMA की वो जो है मिस होती है। एज अ टीचर आपने उसको एडीएल डेली लिविंग स्किल और एडिशनल डेली लिविंग स्किल सिखानी होती हैं, और आपको असिस्टिव डिवाइसेस का पता हो, रिहेबिलिटेशन का पता हो कैसे कर सकते हैं। खासकर जो है टाइप 2 वाले बच्चे
उनको टाइप। सर हम उसको ब्रेसेस वगैरह लगाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं चला जाएगा? किस तरह? सर देखिए, अगर एक जगह पे हमने ब्रेसेस लगा दिए हैं, मतलब स्पाइन पे लगा दिया है समझे, बेली ऐसे पे और स्पाइन ब्रेसेस पे। आप ऐसे लगाएंगे जैसे मैंने वो कहा था कि उस स्कोलियोसिस से बचाने के लिए आप उसको वो जो मिलता है पॉलीथीन टाइप बना हुआ था वो लगाएंगे एज अ ब्रेसेस, और उसकी मोबाइलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप उसको व्हील चेयर देंगे या क्रचेस देंगे, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर देंगे। आर्थो टेक वगैरह आप नहीं लगाएंगे, आर्टिफिशियल लिम्ब तो नहीं लगा सकते, उनके लिम्ब तो नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर जो है वो बंद करते हैं। नासिर साहब, सर इसका इससे इतने हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते, कोई एक टाइप आ सकती है, आप टाइप का आपको क्लियर हो कि छोटे बच्चों में जो कौन सी टाइप है, कौन सी ज्यादा सुइयर टाइप है और कौन सी माइल्ड है, और इससे मोर क्वेश्चन नहीं। 5 में डिफेक्ट होता है और SMA जो प्रोटीन है उसमें डिफेक्ट होता है, ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट कोई और क्वेश्चन आएगा। और ये आती भी नहीं है वैसे इन लोगों को, क्या कहते हैं जो आपके टीचर्स होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता पैनलिस्ट को कि वो पूछ भी लें, और पूछें भी तो आप बता सकते हैं, इतना तो बताया है, बहुत ज्यादा है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जब आपको एग्जैक्ट पता हो ना चीजों का क्या कौन सा एरिया अफेक्ट हो रहा है तो आपको कॉम्प्लिकेशन बताने में बहुत आसानी होती है। जी इसीलिए जी मैंने न्यूरोलॉजी पहले पढ़ाई है ताकि आपको आइडिया हो कि न्यूरोलॉजी में अब सारी नर्व वहीं से निकल रही होती है ना, ब्रेन स्टेम से, तो डेफिनेटली उनको रेस्पिरेशन के इशू भी होंगे, उनको ब्रीथिंग के, उनको स्पीच के, swallowing के, वो सारी क्रेनियल नर्व पढ़ाने का यही पर्पस था कि आपको आइडिया हो जाए कि अगर वो एरिया डैमेज है किस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो। ठीक है, ठीक है। ओके, फिर मैं कॉल बंद कर दूं, कोई क्वेश्चन हो तो बाद में भी पूछ सकते हैं, इसकी स्लाइडें भेज देता हूँ। नासिर किधर है? जी सर। ठीक है, ठीक है सर, मैं ठीक है भेज नासिर, दूंगा। परेशान होने की बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जो है आप पढ़ते जाएंगे तो चीजें इम्प्रूव होती जाएंगी। ये सादिया गोला भी आई है, वेरी गुड, क्या बात है सादिया गोल की। चले, इनको रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा नौरीन, सादिया को, और बाकी सुन लेंगे जो है PIC वाले, ताकि जो है उनको रिकॉर्डिंग पहुंचे। ठीक है नौरीन, आप सुन रही हैं मुझे? ठीक है सादिया, आप बहुत लेट आई हैं, कहाँ थी? जी सर, भिजवा दूंगी, मैं भेज दूंगी पूरी रिकॉर्डिंग। चलें ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग भेज देंगे सादिया, आप सुन लें रिकॉर्डिंग सारी जो हमने पढ़ा है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा क्या पढ़ा है। आप कोशिश किया करें दूसरे सेशन में आ जाया करें इन टाइम। और आपने आई टेस्ट भी नहीं भेजा मुझे, टेस्ट का रिजल्ट भी सादिया, थोड़ा एक्टिव हो, शाबाश। वैसे तो कोई नहीं है इतना, हमने बहुत पढ़ना है तो ये चीजें रिपीट भी करनी है जब बुक पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करें लेक्चर लें ताकि कुछ कंसेप्ट बिल्ड हो, तो बाद में जब हम पढ़ें तो वो चीजें आसान हो, आपको